Last year, 2020, a lot of people posted defamatory posts online against their own landlords, PG owners, brokers, or tenants, sharing phone numbers, blacklisting properties, sharing address details, and asking each other to not conduct business with such and such person. The point is, सोशल मीडिया पे क्यों आना पड़ा लोगों को? वो पुलिस के पास क्यों नहीं गई एफआईआर रजिस्टर करने? क्योंकि इतने छोटे अमाउंट के लिए पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी? कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी, एफआईआर मुझे नहीं पता। सेकेंडली, सिविल कोर्ट्स क्यों नहीं गए? केस फाइल कर सकते हैं, बट एक छोटे से डिपॉजिट के लिए, एक छोटे से रेंट के लिए इतना लंबा टाइम देना और इतने पैसे खर्च करना वैलिड है? तो सोल्यूशन क्या बचता है? कोई सोल्यूशन नहीं बचता है माय फ्रेंड। गुजरात की आबादी एज पर मई 2020 इज 6.48 करोड़। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि एक पेइंग गेस्ट रजिस्टर्ड क्यों होना चाहिए, क्योंकि इस आबादी में कितने गैंगस्टर्स, कितने क्रिमिनल्स रह सकते हैं, पुलिस के पास कोई डेटा नहीं है। चंडीगढ़ में ऐसे केसेस हो चुके हैं, रातों रात टेनेंट्स को पीजी से बाहर निकाल दिया गया था। ऐसे में वो टेनेंट्स बैग लेके गार्डन्स में बैठे थे। कौन उनकी मदद करने आ रहा है? कोई नहीं। उत्तर प्रदेश अर्बन कॉम्प्लेक्सेस रेंटिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2020। जब तक ये ऑर्डिनेंस एक्ट नहीं बनता, तब तक उत्तर प्रदेश में हर टेनेंट को एटलीस्ट 10% इंक्रीमेंट हर साल देना ही पड़ रहा है। बट जब ये एक्ट पास हो जाएगा, तब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे सिर्फ 5% इंक्रीमेंट ही वैलिड होगा एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे 7%। पैन इंडिया हम लोग शायद 10% ही पे करते हैं। अनदर स्टेट, तमिलनाडु। तमिलनाडु रेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एक्ट 2017। इस एक्ट के तहत मेजर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु में एक एक रेंट अथॉरिटी ऑफिसर अपॉइंटेड है with their contact details on website. So what is my aim behind making this video, behind advocating for a new law pan-India in each state on similar lines of Tamil Nadu and Uttar Pradesh ordinances? Because हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेंट अथॉरिटी ऑफिसर तो होना ही चाहिए। आज हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक ऑनलाइन रेंटल पोर्टल होना चाहिए जहां मैं एज अ टेनेंट जाके अपना रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कर सकूं, जहां मुझे इतना पेपर वर्क ना करना पड़े, जहां पे लोगों को पता हो कि मेरा लैंडलॉर्ड कौन है, मेरा ब्रोकर कौन है, एंड गवर्नमेंट के पास डेटा हो हर एरिया में कौन सी प्रॉपर्टी रेंटेड है, रेंट मार्केट का रेट क्या चल रहा है, नोटरी रेट क्या चल रहा है, ब्रोकरेज क्या चल रहा है, क्या मेंटेनेंस ड्यूटीज होती है लैंडलॉर्ड की, क्या मेंटेनेंस ड्यूटीज होती है टेनेंट की, ये क्लियरली डिफाइंड हो। इन्हीं के तर्ज पे छोटे छोटे झगड़े होते हैं जो लंबे खिंच जाते हैं और किसी को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। एक इंसान का 5 से 6 हजार रुपए भी जाता है तो वो कितनी बार घर चेंज करता है जब वो बाहर रह के पढ़ता है और फिर नौकरी करता है। अगर इमेजिन करें तो एक इंसान के कम से कम 10,000 या 20,000 के बीच रुपए तो चले ही जाते हैं, जो वो गिनता भी नहीं है, लेकिन वो लॉस तो है। एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान के लिए कोविड के टाइम में ये एक बड़ा लॉस है। इसलिए हमें एक नए लॉ की जरूरत है। बट ये नया लॉ मॉडल टेनेंसी बिल 2019 के जैसा नहीं होना चाहिए। वो लॉ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप वो लॉ पढ़ेंगे, वो लॉ पेइंग गेस्ट फैसिलिटीज पे क्लियर नहीं है। एंड पार्लियामेंट में हॉस्टल्स एंड पेइंग गेस्ट रेगुलेशन के लिए भी एक बिल पेंडिंग है। वो बिल 2017 से पेंडिंग है एंड वो कब सामने आएगा वी डोंट नो। इतने सारे अलग अलग लॉज की बजाय अगर एक अथॉरिटी हो जो सारे डिसीजन दे सके, जिसको लॉज के बारे में पता हो, जिसे बायलॉज, मॉडल बायलॉज, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट, आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, हर चीज के बारे में पता हो, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। The resentment against bachelors is certainly increasing. Only by increasing accountability of landlord, PG owners, brokers will a change occur. In my next video, I will be talking in detail about what legal penal provisions should be included in the new law based on the ground reality and issues that we as admins of Flat and Flatmates have faced in the last few years. I will be talking in detail about the details that should be on the Rent Authority portal as well.